नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे भाई साहब। आप उनसे परिचित हैं। जो नए साथी हैं उनको बता दूं कि सुरेंद्र दुबे भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखबारों में संपादक रहे हैं, न्यूज एजेंसी में संपादक रहे हैं और एक अच्छी खासी पीढ़ी पत्रकारिता में तैयार की। लखनऊ में रहते हैं और किसी बीट के पत्रकार नहीं माने जाते हैं। भाजपा बीट के पत्रकार हैं कि कांग्रेस बीट के पत्रकार हैं। मानना है कि पत्रकार वो है जो नागरिक बीट का पत्रकार है, जो आम आदमी की तरफ से बोले। पत्रकार वही है जो हमेशा विपक्ष में खड़ा रहता है, सरकार की आलोचना करता है। कल जो सब पटना में हुआ वो देखना भयावह है। मैं एक दो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद सवाल करता हूं भाई साहब आपसे संवाद करते हैं हम। देखिए पटना का वीडियो देखिए और ये बता दें, हम अपने जो दर्शक हैं हमारे साथ, जो हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट रहते हैं, उनको भी बतला दें कि 4210 वैकेंसी थी और वो भी मद्य निषेध, जो आबकारी डिपार्टमेंट है, शराब डिपार्टमेंट है, नशा डिपार्टमेंट है, उसके लिए सिपाही की जरूरत थी। कुछ सिपाही, कुछ और दूसरे कर्मचारी की जरूरत थी। 4210, लाखों की भीड़, लाखों परीक्षार्थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में 100, 200, 400 की वैकेंसी भी आती है तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं। और वो वैकेंसी भले जो पद होता है वो 10वीं क्लास के लिए हो या 12वीं क्लास के लिए हो, लेकिन पीएचडी के लोग भी पहुंच जाते हैं। पिछले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो निचले स्तर के पद हैं उसमें तय किया जाना चाहिए कि कोई भी न भर दे। 12वीं के लिए है, 12वीं तक के लिए है तो 12वीं तक के लोग ही भरें, पीएचडी वाले न भरें। लेकिन सवाल उठता है, हमारे देश में बेरोजगारी इस चरम पर है कि क्या किया जाए। ये वीडियो देखिए, वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, फिर हम और बात करेंगे। ये देखिए, ट्रेन पे चढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हैं। रात का सीन है ये। सुबह में 8 बजे उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना था। दरभंगा, मधुबनी, कहाँ कहाँ जाना था। और पटना पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर लोग थे। या दूसरा वीडियो का आप देख लीजिए। तो 2 वीडियो मैंने आपको दिखाए, लेकिन कई सारे वीडियो हैं। जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, जो उनको नौकरी के लिए जाना था, वो 8 बजे रिपोर्ट करनी थी सेंटर पे। और अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, चूंकि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जो है एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए जाते हैं। जाहिर है ऐसे पदों के लिए ज्यादातर लड़के जो होते हैं वो गरीब घरों के लड़के होते हैं, जिसके लिए 100, 200, 400, 500 रुपये बड़े मायने रखते हैं। वो रात में ही आ गए थे कि ट्रेन से वो चले जाएंगे, वहां स्टेशन पे रहेंगे। ज्यादातर लड़के स्टेशन पे रह जाते हैं, चूंकि होटल में रहने का पैसा भी तो होना चाहिए। कहाँ रहेंगे? सरकार के पास वो कोई बंदोबस्त नहीं है कि जो अभ्यर्थी आएंगे कहाँ रहेंगे। कुछ नहीं, आप अपने रिस्क पर आइए। लड़कियों को मैंने देखा है कि बेचारी लड़कियां जो है रात भर स्टेशन पे रह जाती हैं, कहीं और रह जाती है। तो लड़के हो या लड़कियां हो, उन सबको आना पड़ता है पहले, क्योंकि 8 बजे तक रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर 1 मिनट लेट हो जाएगा तो उसको शामिल नहीं होने देंगे। और ऐसे में अगर 4-4, 5-5 घंटे ट्रेन लेट कर देंगे, फिर आगे पता नहीं कब। आप अभी कह रहे हैं 4 घंटा लेट थी ट्रेन, लेकिन 4 घंटा लेट ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है। ट्रेन जो है 8 घंटा लेट भी हो जाती है। तो ट्रेन कब चलेगी ये अधिकारियों को पता हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी वहां है, एग्जाम दिन को देने जाना है, उनकी बेचैनी को कुछ समझने का प्रयास नहीं किया। और छात्र को ब्लेम करके लाठीचार्ज किया पुलिस ने। जब अनकंट्रोल हो गई भीड़, जब पत्थर चलने लगे और उसके बाद फिर आपने लाठियां चलाई, लड़कों को इधर से उधर भगाया। कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उन पे मुकदमा चार्ज करेंगे, करियर खत्म कर देंगे, या पैसा लेंगे 2, 4, 10, 15, 20, 50 हजार रुपया कि रिपोर्ट हटा देते हैं। ये हमारे देश में चल रहा है। एक तो नौकरियों की वैकेंसी निकलती नहीं है, सरकारी नौकरियों की, और वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग, और वो लाखों लोग, बल्कि मैं कहूं करोड़ों लोग, करोड़ों लड़के इस देश में
तैयारी करते हैं, नौकरी की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। वो इलाहाबाद हो, पटना हो, कोटा हो, इतना ही दिल्ली हो, खाली इतना ही नहीं है। मैं तो देखता हूं कि हर जिला का हेडक्वार्टर जो शहर है वहां कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, वहां बच्चे तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए। और ऐसे में बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकलते हैं, लाखों में बच्चे जो है 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, और कुछ हजार में वैकेंसी निकालते हैं। तो एक तो ऐसे ही संकट है, कुछ हजार की वैकेंसी में भी आप जो है उसको साधन नहीं देंगे। क्या आपको लगता है सुरेंद्र भाई साहब की छात्रों में आक्रोश है, उसका नतीजा इस तरह से होता है? सरकार व्यवस्था देने में फ्लॉप साबित हुई है। जी देखिए धनंजय जी, मैं क्या देख रहा हूँ, अभी आप हमको दृश्य दिखा रहे थे स्टेशन का, जहाँ रेल के डिब्बे में घुसने के लिए मारामारी हो रही है और इतने कष्ट से जानने वाले लड़के कैसे एग्जाम देते होंगे। भाई एक एग्जाम देने के लिए हम लोग भी एग्जाम दिया हम लोगों ने, तो एक बड़ा शांत वातावरण में आदमी जाएगा तब तो इम्तिहान दे पाएगा। वो पता चला रात रात भर वहाँ स्टेशन पर पड़ा हुआ ट्रेन के इंतजार में, उसके बाद जब ट्रेन आती नहीं है, कैंसिल हो जाती है, मुझे लगता है जबकि ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब कोई इम्तिहान हो तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट चलाई जाए। ये अजीब देश है, मेला के लिए ट्रेन चलती है, वो क्या कहते हैं उनको, कुंभ के लिए ट्रेन चलती है, और परीक्षाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती। ऐसा लगता है जैसे सरकार ये बताना चाहती तो भाई मेला ठेले में जाओगे तो हम तुम्हारे लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, जगह जगह प्याऊ भी लगवा देंगे, आपके स्वागत में फूल भी भिजवा देंगे। लेकिन अगर तुम लोग परीक्षा देने जा रहे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध करना है। हम ना तुम्हारे रहने की व्यवस्था करेंगे, ना हम तुम्हारा ट्रेन में पूरी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप आराम से जा सके। मैं तो देखता हूँ बिहार का सब जगह जहाँ परीक्षाएं होती बिल्कुल जानवरों की तरह घुस करके बच्चे जाते हैं, और जिनके रिजर्वेशन से जो बैठे रेगुलर यात्री उनकी अलग दुर्गति होती है। और वो हमने देखा जो वो लोग ट्रेवल के तो बताते भी कि भैया बड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन क्या करें, बच्चों को कैसे मना करें, उनको इम्तिहान देने जाना है, कोई लटक के आ रहा, कोई बाथरूम में घुसा आ रहा। ये हमारे देश के उस युवा की हालत है जिस पर हमारे देश को बड़ा गर्व है। इसी तरह लोग 2047 तक देश को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि भाई आपको मालूम है कितने बच्चे जाएंगे जिन्होंने परीक्षा के लिए फॉर्म भर रखा है, तो आप स्टेट की जिम्मेदारी आप उनके पढ़ने की व्यवस्था करें, उनके ठहरने की व्यवस्था करें। भाई जो आपको मालूम है कि स्टेशन पे इतने लोग आएंगे तो टेम्परेरी ही सही टेंट लगा दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। क्यों नहीं करेंगे भाई? मेले में जाएंगे तो आप हमारे खाने की व्यवस्था कर दें। यही धर्मांधता हमारे देश को पीछे ले जा रही है। एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं, बाकी मेला ठेले देखने जा रहे हो तो आपके लिए पलक पावड़े बिछाए सरकार के लिए। और बिहार में तो भाई आपके शिक्षा मंत्री मैंने देखा कि वो एक दिन मंदिर में झाड़ फूक कर आ रहे थे। अब जिस राज्य में मंत्री झाड़ फूक कर आएगा वहां के बच्चे कौन से परीक्षा। और बिहार में इसलिए भी देखिए, मैं आपको बताऊं, बिहार में जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर उसमें खान सर की कोचिंग बड़ी पॉपुलर है, तो वहां के बच्चों की संख्या भी एक साथ बहुत ज्यादा है। हमारे जैसे यूपी में ऐसी कोचिंग नहीं हुई, जितने सब बहुत कॉस्टली है। तो बिहार को इस बात का गर्व होना चाहिए कि एक कोचिंग सेंटर ऐसा है जो 200-300 रुपए में आपको पढ़ा है, और राज्यों में सुविधा नहीं है। लेकिन भाई पढ़ा तो दिया खान सर ने, आप उनको गरियाते भी रहेंगे कि मुल्ला लोग हैं, और पढ़ा दिया, लेकिन अब जब एग्जाम देने जाना है तो आप उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए
लेकिन अब ध्यान क्या देंगे, आपके मुख्यमंत्री खुले नौ दर्जा पास है, तो इन लोगों को पढ़ने पढ़ाने इम्तिहान देने दिलाने की कोई वक़्त नहीं पड़ रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो तो उसको लगे कि हाँ बच्चे इन पर, आप हमको बताइए नरेंद्र जी, हम लोग इस तरह से अगर वो ट्रेन में लटक के जाएंगे, मार पसीने से लथपथ होंगे, किस मानसिक स्थिति में हम जा करके वहां इम्तिहान देंगे। फिर वहां घंटों लाइन लगती है एग्जाम सेंटर पर भी, क्योंकि आपकी 10 ढंग से स्क्रीनिंग होती है, सामान रखवाना, आपको जिस सेंटर पर जाना है, जिस रूम में जाना है वहां भेजना है। तो मुझे लगता है इस देश के युवा के लिए पढ़ना लिखना और नौकरी पाना एक बहुत बड़ा स्वप्न होता जा रहा है। पहले तो पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं, सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में तो धड़ल्ले से 30-35 हजार स्कूल बंद हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल है, जैसे भी माँ बाप जो वक्त की रोटी खा करके पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब एग्जाम आता, और उस पर सितम ये नरेंद्र जी कि इस ढंग से जो गए वो परीक्षा लीक हो जाएगी, तब क्या करेंगे जी। तो मतलब पूरा भविष्य युवा पीढ़ी का निकाल कर दिया है जी। बिल्कुल। और एक खबर ये भी आ रही है कि उसमें से एक लड़का ट्रेन के भीतर उसने दम तोड़ दिया। इतनी गर्मी, भयावह गर्मी है, और उसमें किस तरह से प्यासा आदमी, आपने बहुत सही कहा कि मेले के लिए तो सरकार के पास बजट है, तमाम इंतजामात है मेले के लिए, कांवड़ यात्री के लिए भी उनके पास तमाम इंतजाम है, लेकिन परीक्षार्थी के लिए इंतजाम नहीं है। लेकिन अभी अभी बहुत ज्यादा समय तो बिहार में चुनाव हुआ नहीं, विधानसभा चुनाव का। जो विद्यार्थी, आप याद कीजिए बीपीएससी के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ। बिहार में स्कूल कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, अगर कोचिंग क्लासेस ना हो तो वहां के बच्चा को क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सिपाही की नौकरी नहीं मिलेगी। ये हाल है वहां पढ़ाई का। और ऐसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के परिवारों को क्या सरकार से वोट देते समय उनको लगता है कि हाँ हमको, कांवड़ यात्रा में तो आपने व्यवस्था कर दी, कुंभ यात्रा में हालांकि क्या व्यवस्था की वो भी हमने देखा, कुंभ यात्रा में कितने लोग मारे गए, आम आदमी की क्या हैसियत है वो भी कुंभ मेला में हम लोगों ने देखा सुरेंद्र भाई साहब। लेकिन वोट देते समय क्या लोग वाकई नहीं देखते हैं कि भैया कौन हमारे पढ़ाई का, कौन हमारी नौकरी का, कौन महंगाई का, कौन उसका इंतजाम करता है। इसकी जगह वो हिंदू मुसलमान देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश है? नहीं, देखिए आक्रोश तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन बच्चों के गार्जियंस है वो तो भी देते हैं ना, वो ये बच्चों को ये समझाते नहीं और खुद भी नहीं सोचते तो भाई हम ऐसी सरकार को वोट दें जो पढ़े लिखे लोगों की कर। जो ये हुड़दंगियों की सरकार चल रही बिहार में, पहले भी हुड़दंगियों की चल रही थी नीतीश कुमार के साथ, जो बच्चों पर को लाठी बीपीएससी वाले एग्जाम में, इसकी पहले भी खूब चली है। और उसी ढंग की सरकारों को आप वोट दे देते। और इसी लेकर अगर एक बार सरकार के समझ में आ जाए, कांवड़ यात्रियों के टांगे क्यों दबाते हैं, तीर्थ यात्रियों को फूल माला क्यों पहना करके भेजते हैं? बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर कांवड़ यात्रियों के पांव दबा रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि कांवड़ यात्रियों के पैर दबाने से वोट मिलेगा। उनको मालूम है कि स्टूडेंट्स को सुविधा उपलब्ध कराने से वोट नहीं मिलेगा। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि नहीं, अगर स्टूडेंट्स के लिए आप प्रॉपर इंतजाम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, देखिए आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। जो हर स्टेशन पर आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, एक के बजाय 4-4 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। भाई आपका काम है, आप सरकार ही तो परीक्षा ले रही है ना, वो पैसा खर्च करे, रेलवे से कहे कि भाई स्पेशल ट्रेन चलाइए। नहीं, और उसके अलावा सरकार को ना स्टाफ की जरूरत है। आप ही वैकेंसी निकालते हो ना, वैकेंसी कौन निकालता है? सरकार ही निकालती है ना। तो वैकेंसी निकालती है सरकार, उसके बाद आप फॉर्म भरवाते हो, फॉर्म भराने का पैसा लेते हो। आपको अंदाजा नहीं है कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कहाँ कहाँ के लोगों ने फॉर्म भरा।
तो आप सेंटर जो देते हो 200 किलोमीटर दूर, क्यों सेंटर देते हो 200 किलोमीटर? मुझे आज तक ये भी नहीं समझ में आया। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं कराते? जहां आदमी जो है 1 घंटे में पहुंच जाए, आप क्यों नहीं करा रहे हो ऐसा? क्यों आप चाहते हो कि जो है 10 घंटा पहले लोग वहां पहुंच जाए? और अगर ऐसा चाहते हो, आपको लगता है कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है, तो फिर आप जो है उनके रहने सहने खाने पीने का भी बंदोबस्त क्यों नहीं करते? सवाल तो ये है सुरेंद्र भाई साहब। लेकिन इसको लेकर के कोई आवाज भी उठती कहीं दिखाई नहीं पड़ती है सुरेंद्र भाई साहब, ऐसा क्यों? जी, आपने ठीक कहा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। ये तो आपको मैं देख रहा हूं कि आप इस पर बहस कर रहे हैं। ये समस्या कोई आज थोड़ी खड़ी हो गई, तो लगातार परीक्षाएं होती है और इसी से बच्चे जाते हैं। और एक नहीं, तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। वो पढ़े लिखे फिर इम्तिहान परीक्षा देने जाए तो आप उनके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर जबकि सरकार को चाहिए, आपने ठीक कहा कि उनको मालूम है कि कितने लाख बच्चे दे रहे हैं, फॉर्म भरा गया, उसके पैसे दिए गए, तो आप उसके अनुरूप सबसे पहली बात तो है कि जो जहां है उसको होम सेंटर दीजिए। नहीं होम सेंटर तो नेक्स्ट जो भी 5 से अधिक हो सकता है। भाई आप 200 किलोमीटर दूर भेज के थोड़ी नकल रोक लेंगे। जैसे वहां नकल रोकते वैसे आप होम सेंटर पे भी रोक सकते हैं। ये तो आपकी नीयत पर है। आपको याद होगा, आपको ना याद हो, मुझे तो याद है कि हम लोगों के जमाने में बोर्ड की परीक्षाएं भी अपने कॉलेजेस में होती थी और कभी गड़बड़ी नहीं होती थी। मुझे याद है कि हमने डिग्री का एग्जाम दिया है, बीए का, तो मैं डीएवी कॉलेज कानपुर का छात्र था। उसी जगह हमारी परीक्षा हुई, उसी कॉलेज में हुई, और कोई न नकल हुई न कोई बवाल हुआ। भाई आपका काम, आप परीक्षा में नकल रोकना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात। या ऐसी परीक्षा व्यवस्था कीजिए कि उसमें नकल और किताब और कॉपी कंसल्ट करने को जो तो आप व्यक्ति टेस्ट रखिए। क्यों आप हमसे राम कहानी सुनना चाहते हैं? और बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि इम्तिहान हो रहा बैंक में क्लर्क का, और उससे पूछा जा रहा चांद बीबी किसकी पत्नी थी। अरे उससे इस बार तो हाईलाइट हो गया, बता रहा था बच्चा बिहार का कि सवाल पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी ने फलाना श्लोक जो है कब ट्वीट किया था, बताइए। ये सवाल किया जा रहा है। ये सवाल किया जा रहा है कि डायना हेडन, ऐश्वर्या राय, फलाना हीरोइन, इसमें से लंबी कौन है, बताइए। ये सब सवाल कर रहे हैं। अच्छा, वो लंबी हम जान जाएंगे, इससे हमारे बैंक के काम में क्या फर्क पड़ेगा? या रेलवे में हम काम कर रहे होंगे तो क्या वो हीरोइन को लंबी देखकर हमें कुछ करना है? हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही इस ढंग का बना रखा है उन्होंने कि वो चपरासी के इम्तिहान में भी वही पूछते हैं, बाबू के इम्तिहान में भी वही पूछते हैं, टीचर के इम्तिहान में पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट ले रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति टाइप हमसे हमेशा हमारी पूरी जिंदगी निपट जाती। जो चाहेंगे हमसे सवाल कर लेंगे। मैं आपको अपना बताता हूँ, आपके दर्शकों के लिए रोचक होगा। मैंने दैनिक जागरण में अप्लाई किया, तो उस समय मैं एक डीवी कॉलेज में छात्र नेता भी था। तो हमारे वहाँ इंटरव्यू अक्सर उनके रिपोर्टर्स आते थे लेने, तो उन रिपोर्टर्स को लगा कि भाई ये इंटरव्यू बढ़िया देता तो ये ठीक होगा। मेरा कोई वो नहीं था, तो उनका यार तुम अप्रेंटिसशिप की जगह निकली, भर दो। हमने कहा यार क्या उसमें कैसे, अरे कोई भर दो, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा भर देते। जो हम गए, क्योंकि लिखने पढ़ने में तेज थे, तो वो जो हमने लिखा उसके आधार पर हम पास हो गए। फिर जब इंटरव्यू हुआ तो हमारे संपादक जी ने एग्जैक्टली यही पूछा कि चांद बीबी किसकी पत्नी थी। हम तो उस समय भी आज ही वाले स्टाइल में थे। हमने कहा संपादक जी कुछ खबर अबर की बात कीजिए, चांद बीबी किसी की भी पत्नी हो, इससे हमें क्या लेना देना। ये मैंने उस समय जवाब दिया था। तो हंसने लग गए कि हाँ बात, अरे उसका कोई कायदे की बात पूछिए, कोई पॉलिटिकल सवाल पूछिए, किसी देश के राष्ट्रपति का नाम पूछिए, कोई प्रॉब्लम उसको पूछिए। चांद बीबी को हम जान के क्या करेंगे? और तात्या टोपे अगर कहाँ लड़े, कैसे मर गए, इसका हमारे पत्रकार होने से क्या मतलब? और आप हमको अगर पलट के हम ही पूछ दे कि फलाना के पति का क्या नाम है, तो क्या बताइएगा? पलट के हाँ, विद्यार्थी पूछ दे तो हाँ, और ये भी पूछ दे कि अगर पत्नी, कोई पति पत्नी का नाम ना बताए तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए?
ये जो हास्यास्पद चीजें हैं, मुझे लगता है हमारा, और ये इसी वजह से मारामारी हो रही एग्जाम से। आप अगर इनको ऑनलाइन करा दे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा दे, डिजिटल दुनिया और आधुनिक विज्ञान यहाँ से सैटेलाइट के जरिए चंद्रमा और मंगल तक पहुंच जा रहा है, लेकिन आप परीक्षा एक मतलब बहुत सही बात कर रहे हैं, ऐसे उसको नहीं करा फिजिकली पाओ जाना जिससे पड़ता है दिक्कत। वहां। आप हाँ, ऑनलाइन क्यों नहीं एग्जाम लेते हो? डिजिटल, आप तो डिजिटल मोदी जी करते करते थक गए, हाँ, डिजिटल कर दिया, डिजिटल कर दिया। आप डिजिटल एग्जाम क्यों नहीं लेते हो? विद्यार्थी क्यों वहीं से नहीं वही दे? नहीं, आप सेंटर बना दो, वहां से विद्यार्थी देगा। बस आप और चोरी कंप्यूटर सेंटर और बना बेईमानी, दीजिए, वहां बैठे बेईमानी वहां भी तो पे। आप ही कराते हो। घूस कौन लेता है? हाँ, विद्यार्थी खुद ही जाके पहुंचाने जाता है कि सर हमसे घूस ले लीजिए प्लीज। हम पता किए तो ये पता बड़ी, चला, अच्छा टीचर वाले जॉब में भी एक सीट के लिए 3-3 सेलेक्ट करके रखते हैं। अब उन 3 में से जो है वो डील करते हैं कि कौन कितना पैसा देगा। ये तो हालत है हमारे देश में। बहरहाल, क्या आपको अगर कहें भाई साहब कि लोगों में इस बात को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए सब व्यवस्था और परीक्षार्थी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी में जो इन बातों को लेकर के चर्चा क्यों नहीं हो पाती? आम आदमी इन मुद्दों को लेकर के नेताओं को क्यों नहीं पकड़ता है? आम आदमी इन बातों को लेकर के सरकार को क्यों नहीं घेरता है? ये कहाँ गड़बड़ी है? क्योंकि गड़बड़ी हमारे सिस्टम में है। जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं, उन्हीं के बच्चे जाते हैं। उनको ये बात कभी स्ट्राइक ही नहीं करती है कि भाई ये जो सरकार हमारे लिए कांवड़ यात्रा में पानी पिलाने की व्यवस्था करे। बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी फूल बरसा रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स का मैंने देखा कि वो पैर दाब रहे हैं। साहब क्यों? क्योंकि कांवड़ यात्री के पैर दाबने से स्वर्ग मिलेगा। अगर ये भावना लोगों में आ जाए कि इन स्टूडेंट्स के पैर दाबने में, वो भी तो बेचारे थक जाते, बड़ा पैर दाबने का शौक है, बैठे हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कौन रोक रहा है? उनका पैर दाबिए, उनके लिए खाने की व्यवस्था कीजिए, और कुछ नहीं, एक बार आपको अपने लगवाना अपने इस देश के अपने लोग। माँ बाप के तो पैर दबा नहीं पाते हैं ये अफसर। हाँ, अपने भाई हाँ, को तो घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने हाँ, भतीजों को तो देख नहीं पाते हैं। वो क्या दूसरे का ये करेंगे भाई साहब? वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक अगर व्यवस्था करें, सरकार सिर्फ एक माहौल बनाए। बड़ी हो सकता है सरकार के पास पैसे ना हो इन बच्चों के लिए, आप आह्वान कीजिए, जनता वहां पहुंच जाएगी। सड़कें बनाने के लिए हाँ, पैसे हैं, एयरपोर्ट बनाने हाँ, के लिए पैसे हैं, एयरपोर्ट बना करके बंद कर दीजिए, उसके लिए पैसे हैं। विद्यार्थियों के लिए पैसे नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना। आप क्यों नहीं उनके, मैं तो कहता हूँ बाकायदा सरकार को, और उस पर जब वो पैसे भी लेती है आपसे, हर फॉर्म की एक फीस है, तो आपको उसके जाने का, वहां रहने का, खाने का इतनी व्यवस्था निश्चित करनी चाहिए। और बाकायदा इस ढंग से हो कि हर 12 से 4 की जो परीक्षा होगी, उसके यात्री, वो छात्र फला स्टेशन पर पहुंचे जो उनके लिए वहां रहने की व्यवस्था है। अब इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो राउटी लगा करके उनके रुकने की व्यवस्था करें। नहीं, आप स्कूलों में व्यवस्था कराइए ना। कौन सी जगह है जहां आप एग्जामिनेशन ले रहे हो स्कूल नहीं है? हाँ, सब जगह। आप स्कूलों में व्यवस्था कराओ, खाने पीने की व्यवस्था करो, वहां रसोई बनवा दो। हाँ, हाँ, आप नहीं, नहीं लेकिन करते। आपको करना नहीं है ना। देखिए, मुझे जो लग रहा है भाई साहब कि सरकार को जरूरत है ना स्टाफ की। सरकार की जरूरत के लिए आप उनको बुलाते हो, आप बुला रहे हो उनको, और आप बुला रहे हो तो बंदोबस्त करना, व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने घर में भोज कीजिए और मेहमान आए बाहर से, बोलिए अपना अपना बंदोबस्त खुद कर दो, खाली खाने समय है ये आना, ये व्यवस्था है? खैर, लेकिन क्या आपको लग रहा है भाई साहब कि राहुल गांधी जो छात्रों के मुद्दों को लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि छात्रों के मुद्दों को हम लोगों ने देख लिया, हम आप जो बात कर रहे हैं कि भाई छात्र कहीं सरकार के एजेंडे में छात्र कहीं है नहीं, ना उसकी पढ़ाई है, ना उसकी नौकरी है, ना उसके लिए कोई और इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए, इधर उधर जाने के लिए, एग्जाम देने के लिए कोई व्यवस्था उसके पास, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास कुछ योजना ही नहीं है उसके लिए
कि विद्यार्थी जो है कैसे पढ़ेंगे और विद्यार्थी कैसे एग्जाम देंगे, समय पे डिग्री कैसे मिलेगी और डिग्री के बाद उनको नौकरी तक कैसे समय पे पहुंचेंगे, कोई व्यवस्था सरकार की। देखिए बिहार से इस मामले में भाई साहब, लेकिन राहुल गांधी जो अब छात्रों के आंदोलन को लेकर के उतरने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि छात्र इस राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर साथ आएंगे, लोग साथ आएंगे, ऐसा लगता है? देखिए राहुल गांधी को रिस्पांस तो मिलता है और बिहार में खासकर युवा उनके साथ पहले चुनाव जब विधानसभा को तब भी उनके साथ था। चुनाव जीतना हारना भी एक अलग बात हो गई है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग सरकार के साथ खड़ा रहता है, वही उनके लिए वोट तैयार करता है, वही वोटिंग करता है, वही काउंटिंग करता है और वही रिजल्ट बताता है। तो अब कोई भी जीत सकता है, तो सब काम ये तो ऐसे ही है कि क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, बॉलिंग भी आप ही कर रहे हैं, बैटिंग भी आप कर रहे हैं, अंपायर भी आप है, इवन थर्ड अंपायर भी आप है, तो फिर जीतना भी आपको ही है। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि अगर बहुत अच्छे खिलाड़ी होते तो इस बेईमानी से नहीं होते। कभी भी कोई अच्छा खिलाड़ी या अच्छा टीचर जो भी है, वो फिर बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता। बेईमानी का रास्ता अपनाता ही वही आदमी है जो कमजोर है, जिसको आता जाता नहीं है। अब इस समय देख रहे हैं आप सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, और मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है और नीट की बात को पकड़ा है, भाई सबसे ज्यादा वही उस मुद्दे पर मुखर है और उसी को जोड़ करके उन्होंने फिर वो कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक बुलाई और वो जो उनका केंद्र बिंदु तो वही है, छात्र ही है, जिसको लेकर वो सभाएं और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि कोई एक नेता है जो आपकी समस्याओं को समझ रहा है। बीजेपी का कोई नेता तो बात करता नहीं। अपोजिशन में हमारे अखिलेश यादव जी बात करते हैं, अन्य अपोजिशन के लीडर भी ये बात करते हैं, लेकिन कोई कंपेन नहीं चलाते, खाली एक्स पर ट्वीट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करने से अलग हट करके सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी को समस्या मालूम है और समस्या मालूम है तो उसका निदान भी ढूंढेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं जो छात्र अगर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो मैं एक बात कहूँ, छात्र के माता पिता भी देख रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के बच्चे कहीं न कहीं परीक्षा दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं या किसी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं। ये जो सरकार से ये सवाल तो कीजिए कि भाई कांवड़ यात्रा के लिए, कुंभ मेला के लिए, दुर्गा पूजा मेला के लिए, फलाना मेला के लिए आपके पास व्यवस्था है, लेकिन नौकरियों के लिए या एग्जाम देने के लिए आप व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? ये भी सवाल कीजिए कि पढ़ाई पर आपका कितना ध्यान है। केवल भाग्य के भरोसे की किस्मत होगी तो नौकरी लग जाएगी, इस धारणा को तोड़िए और सरकार से सवाल कीजिए कि आपके बच्चे जो, उनके लिए सही पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं है, आपके बच्चों के लिए सही समय पे एग्ज़ाम क्यों नहीं होते, और अगर एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लीक कैसे हो जाता है और वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो फिर उसमें बेईमानियाँ कैसे होती है। ये तमाम सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। नेता से अपेक्षा अगर ये कर रहे हैं कि नेताजी खुद आपको नौकरी दे देंगे, उनका काम मंदिर बनाना है, अगर नेताजी को काम मंदिर बनाने का दे दोगे तो फिर मंदिर में घंटा बजाओ, फिर आवाज़ न लगाओ, फिर ये न कहो कि ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, फिर ये न कहो कि इसकी व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, ये सब मत कहो। मंदिर है, जाओ घंटा बजाओ, वहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अल्लाह के दरबार में जाओ, मस्जिद में जाओ तो अल्लाह की किताब उतार सकते हैं, नाजिर कर सकते हैं, बड़े बड़े शास्त्र जो है उतर सकते हैं ऊपर से। तो भाई ये मामूली सा ज्ञान की चांद बीबी किसकी पत्नी थी, ये क्यों ज्ञान नहीं आपके भीतर आएगा? वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो इसी के भरोसे अगर रहना है तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि भाग्य के बजाय आप अगर अपनी सरकार को जागरूक बनाना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा एजुकेशन को लेकर के, आपको बोलना होगा हेल्थ को लेकर के। जाति धर्म के झगड़े में उलझेंगे तो अडानी साहब
और अंबानी साहब और फलाना साहब जाति धर्म के झगड़े में नहीं उलझते। और जो जातियों के नेता बने हुए हैं, हर जाति के नेता हैं भाई साहब। ये मलाहों का नेता है, ये कहारों का नेता है, ये बिंद का नेता है, ये ब्राह्मणों का नेता है, ये राजपूतों का नेता है, ये चमारों का नेता है, ये कुर्मियों कोयरियों का नेता है, ये पटेलों का नेता है, वो गुर्जरों का नेता है। इस देश के नागरिकों का नेता कौन है? आपके नाम पर, आपकी जाति के नाम पर तो वो सत्ता पा लेते हैं। अभी मुझे याद आया धनंजय, मुझे याद आया, आप कह रहे हैं कि हर बात के नेता जिसका काम जनता की सेवा करना है, वो मंदिर में बैठ करके घंटा बजा रहा है और मंदिर में पूजा करने में लगा। और मंदिर में जिसको पूजा करना, वो चढ़ावे में चोरी करने के काम में लगा। ओरिजिनल काम कोई नहीं कर रहा है। भाई राम मंदिर में आप देख रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी के पैसे गिनेंगे, वही अब तो उसका वीडियो भी आ गया कि कैसे चुरा चुरा के जेब में रख रहे हैं भाई साहब। लेकिन ये कोई आज की बात थोड़े है, ये तो सदियों से कहा जा रहा है। उस सदगति पढ़िए, प्रेमचंद की कहानी सदगति है, उसको पढ़िए, समझ में आता है। लेकिन खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत है। आपको कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइए। और हर दिन, हर सप्ताह, आज के दिन सुरेंद्र भाई साहब के साथ हम देश के अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई साहब आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। शुक्रिया।